very very good afternoon to all of you. Good afternoon Sanchita, Dheeraj, Krishna, Parth, अनिका, सृष्टि, दीपाली, एवरीबडी। आज से हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। 3 to 4 क्वेश्चंस तक आते हैं नीट के अंदर इससे। पर मैं हमेशा बोलती हूँ हर चैप्टर को इक्वल वेटेज के साथ पढ़ना है। कभी भी किसी भी साल किसी भी चैप्टर से कितने भी क्वेश्चन दे सकते हैं, क्योंकि ये सब प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के बेसिस पर हम लोग बताते हैं। वरना किसी भी साल कभी भी सरप्राइज या शॉक, प्रिपेयर्ड हो तो सरप्राइज, प्रिपेयर्ड नहीं हो तो शॉक मिल सकता है। हेडिंग डालिएगा प्लांट किंगडम एवरीबडी। हाँ बिल्कुल, नए चैप्टर की शुरुआत नारे के साथ करेंगे। बोलो बायोलॉजी भैया की जय। लिखिए प्लांट किंगडम। अब लास्ट क्लास में हमने जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया था, उसमें हमने किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा और किंगडम फंजाई को पढ़ा था। किंगडम प्लांट में क्या यूनिक है? अगर मैं एक बोलूं कि प्लांट किंगडम सुनते ही मैम मुझे ये तो पक्का याद आ जाता है, सेल वॉल। किसकी सेल वॉल? वो तो फंजाई में भी होती है, सेल्यूलोज की सेल वॉल। सेल वॉल अभी तक किस किस किंगडम में मिली है? फंजाई में काइटिन की, और मोनेरा में पेप्टाइडोग्लाइकन की, और प्रोटेस्टा में भी मिली है डाइनोफ्लैजिलेट्स डाई एटम्स में। बट सेल वॉल और कुछ जो बोलो हाँ मैम मेरे को प्लांट किंगडम सुनते ही ये भी याद आता है, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में भी कौन सा वाला? फोटोसिंथेसिस। हालांकि एक दो अपवाद थे, जैसे कस्क्यूटा जो अमरबेल होती है, इसके अलावा जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है, पर वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और इंसेक्ट्स को पकड़ के भी खाते हैं। चलिए आइए, अब इसको एक्चुअली पेड़ों को पढ़ने के पहले हम क्लासिफिकेशन की थोड़ी सी बात करेंगे। हमने प्रीवियस चैप्टर में 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था। यहां पर कुछ और तरीका पढ़ेंगे। आइए लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट। देखो इसमें क्या क्या आएगा किंगडम प्लांटी में। लिखिए किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स, किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स। बिल्कुल सही आंसर्स हैं कृष्णा, सृष्टि, आप दोनों के। मैंने आपको बार बार कहा था इसमें क्या क्या आता है, बोलो एक बार। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। लिखिए पांचों नाम एक बार इसी सीरियल ऑर्डर में। सबसे लीस्ट एडवांस्ड एल्गी हैं, धीरे धीरे एडवांस होते गए ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स। बहुत मजेदार चैप्टर है, स्टूडेंट्स को पता नहीं क्यों बोरिंग लगता है। आप समझ समझ के करेंगे, ग्रुप्स को रिलेट कर करके पढ़ेंगे तो बहुत मजे आएंगे और बहुत स्कोरिंग होगा ये आपके लिए। भाई एल्गी तो ब्लू ग्रीन एल्गी भी होता है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी इसमें आ सकता है क्या? किसको कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी? साइनोबैक्टीरिया। वो किस में आता है? मोनेरा। क्यों आता है? क्योंकि वो प्रोकैरियोट है। एनसीईआरटी में लिखा है साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम रेफर करते हैं एज ब्लू ग्रीन एल्गी। दे आर नॉट एल्गी एनी मोर। क्यों? क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक है, उन्हें मोनेरा में डाला गया है। लिख लो नोट करके, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को आप बीजीए भी लिख सकते हो, अब आप जानते हो। साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉट एल्गी एनी मोर। पेड़ों में नहीं गिना जाता उन्हें। ब्रैकेट में लिख सकते हो प्रोकैरियोट किंगडम मोनेरा, मोनेरन। ये मोनेरन है और प्रोकैरियोटिक है। ये 2 वर्ड्स हम ऐड कर सकते हैं ताकि हमें याद रहे। चलिए अब हेडिंग लिखिएगा क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्लासिफिकेशन सिस्टम। देखो एक सिस्टम तो ये था कि 2 किंगडम है, 3 किंगडम है, 4 किंगडम है, 5 किंगडम है कि 6 किंगडम है। मैं यहां पर वो बात नहीं कर रही हूं, मैं यहां पर 3 और लिख रही हूं। लिखिएगा क्लासिफाई करने के तरीके के आधार पर। लिखिए आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, या फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मुझे सोच के बताइए आर्टिफिशियल पूल अच्छा होता है या नेचुरल पूल? नेचुरल। यानी बेटर सिस्टम कौन सा है? नेचुरल। एक्चुअली आर्टिफिशियल सिस्टम तब कहते हैं जब सिर्फ एक या 2, 1 और फ्यू दिखाई देने वाले मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर हम क्लासिफाई करें। जब हम मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, इंटरनल एक्सटर्नल सभी फैक्टर्स को इंक्लूड करेंगे, वो नेचुरली बेटर होगा। भाई ये तो वैसी बात हो गई कि गर्ल्स और बॉयज, एक क्राइटेरिया मैंने ले लिया और E2s में 2 क्लास बना दी। तो ऐसा थोड़ी होता है कि गर्ल और बॉयज बना दिया तो 11, 12 ड्रॉप और सारी गर्ल्स एक साथ, सारे बॉयज एक साथ, ये तो कोई पढ़ाई नहीं हो पाएगी।
मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर पहले क्लास देखनी पड़ेगी, फिर क्लास के बाद बैच 1 है, बैच 2 है, कब ज्वाइन किया है वो देखना पड़ेगा, फिर उसमें हो सकता है टॉपर्स का बैच अलग बने, मीडियम स्टूडेंट्स का अलग बने। तो जितना बढ़िया क्लासिफिकेशन मैं करूंगी उतना स्पेसिफिक बैच बनेगा। तो जितने ज्यादा कैरेक्टर्स अपन इन्वॉल्व करेंगे उतना शानदार क्लासिफिकेशन होगा। याद रखने का तरीका, आर्टिफिशियल फूल बेकार है, नेचुरल अच्छा है, यानी आर्टिफिशियल सिस्टम पुराना है, नेचुरल ज्यादा अच्छा है। तो यहां पर हम लेंगे वन और फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को, उनके आधार पर ग्रुप्स बनाएंगे, जबकि यहां पर हम मॉर्फोलॉजिकल प्लस एनाटॉमिकल सभी कैरेक्टर्स को लेंगे, प्लस एनाटॉमी कैरेक्टर्स, टॉमिकल कैरेक्टर्स। 1 डायमेंशनल है, ये 2 डायमेंशनल है। चलिए अब यहां पे 2 सिस्टम्स बने थे, कोई पढ़ाया है मैंने अभी तक, और वहां भी मैंने आपको नेचुरल आर्टिफिशियल का हल्का सा आइडिया दिया था। लास्ट चैप्टर में जब मैंने आपको एरिस्टोटल की बात की थी कि पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने दिया था, वहां ये वर्ड भी आया था कि उन्होंने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया था। तब भी मैंने ये सारी कथा कहानी सुनाई थी कि आर्टिफिशियल फूल अच्छा कि नेचुरल फूल अच्छा। तो उन्होंने किस बेसिस पर पेड़ों को डिवाइड किया था? सिर्फ हाइट के बेसिस पर, हर्ब, श्रब और ट्रीज। जानवरों को कैसे डिवाइड किया था? रेड ब्लड या नहीं है रेड ब्लड, एनाइमा इनाइमा। कितने कैरेक्टर कंसिडर कर रहे हैं? एक एक कैरेक्टर, एक पेड़ों के लिए एक, जानवरों के लिए एक। सारे पेड़ों को एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर ग्रुपिंग कर दी, सारे जानवरों की एक कैरेक्टर के आधार पर ग्रुपिंग कर दी। किस तरह का क्लासिफिकेशन है? आर्टिफिशियल। एनसीईआरटी की लाइन थी कि एरिस्टोटल ने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया था, तभी तो बहुत अच्छा एक्सेप्टेड नहीं था वो। लिखिएगा एरिस्टोटल, इन्होंने प्लांट्स को डिवाइड किया था हर्ब, श्रब और ट्रीज में, और एनिमल्स को डिवाइड किया था। ग्रुप्स का नाम याद है? क्या कहा था? अगर रेड ब्लड है और नहीं है, अगर है तो इनाइमा और नहीं है एब्सेंट तो एनाइमा। ये था कलर ऑफ ब्लड के आधार पे, और ये था उनकी हैबिट कैसी है। मुझे बताओ, इन्होंने जो दोनों कैरेक्टर चूज करे हैं, प्लांट में एक और एनिमल में एक, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर है कि वेजिटेटिव कैरेक्टर है? वेजिटेटिव। तो इन्होंने वेजिटेटिव कैरेक्टर के आधार पर आर्टिफिशियल सिस्टम दिया था, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स लिए थे। अब बना लीजिए, ये रेड ब्लड है, ये रेड ब्लड नहीं है, हर्ब, श्रब और ट्रीज। सही आंसर्स हैं उमेश, अंश, दोनों के सही आंसर्स हैं आपके। अब आप नीचे लिखना, मैं साइड में लिख रही हूं, जगह कम है इसीलिए मैं बी लिख रही हूं, बी। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का श्रेय किन्हें गया था? कैरोलस लीनियस। उन्हें और क्या कहते हैं? कार्ल वॉन लिंथ उनका नाम है। और क्या उपाधि दी जाती है? और क्या कंट्रीब्यूशन है? और क्या कंट्रीब्यूशन है कैरोलस लीनियस का? खुद ही तो बोल रहे हो, कार्ल वॉन लिंथ, कैरोलस लीनियस, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ये सब इन्होंने भी एक क्लासिफिकेशन किया था। लिखिएगा कैरोलस लीनियस। इन्होंने क्या किया था? सारे पेड़ों को क्लासिफाई किया था नंबर ऑफ स्टेमन के आधार पर। स्टेमन्स जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसमें एंथर होता है, जिसमें मेल गैमीट बनता है, तो उन्होंने उस बेसिस पे डिवाइड कर दिया। 24 ग्रुप्स में डिवाइड किया था सारे पेड़ों को, 10 स्टेमन। तो जितने पेड़ों में 10 स्टेमन है, अब भले ही वो एंजियोस्पर्म में आम है, मोनोकॉट है, डाइकॉट है, उनको कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे अंदर 10 स्टेमन है, तुम इस ग्रुप में जाओ, तुम्हारे अंदर 20 स्टेमन है, तुम इस ग्रुप में जाओ। भले ही उनका लेना देना हो नहीं हो, दूर दूर हो, कोई मतलब नहीं है। तो एक ही कैरेक्टर ले रहे हैं यानी आर्टिफिशियल, पर वो कैरेक्टर स्टेमन है यानी एंड्रोइशियम, मेल पार्ट है। तो कैसा कैरेक्टर है? सेक्सुअल कैरेक्टर है। चलिए, तो कैरोलस लीनियस ने बेसिस किया था, बेसिस नंबर ऑफ स्टेमन यानी एंड्रोइशियम। एंड्रो वर्ड मेल के लिए यूज करते हैं,
यानी इन्होंने सेक्सुअल कैरेक्टर को लिया था। अगर कोई पूछे कि पहला आर्टिफिशियल सेक्सुअल सिस्टम किन्होंने दिया, तो आंसर क्या होगा? कैरोलस लीनियस। पहला आर्टिफिशियल वेजिटेटिव सिस्टम किन्होंने दिया? एरिस्टोटल। पहला आर्टिफिशियल सिस्टम किन्होंने दिया? एरिस्टोटल। लिख लो। बिल्कुल उमेश, सृष्टि दोनों के सही आंसर्स हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। एक आंसर और आना चाहिए था, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। चलिए, क्या लगता है ये बहुत अच्छा सिस्टम है कि ज्यादा अच्छा सिस्टम नहीं है? खराब है, ज्यादा अच्छा सिस्टम नहीं है। चलो देखो, इतना पहले देखो। देखिए, अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड ओनली वन और फ्यू मॉर्फोलॉजिकल, वो भी कैसे? सुपरफिशियल, आंखों से मोटा मोटा दिखाई देने वाले ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। आइए लिखते हैं, वन और फ्यू ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। वो भी ज्यादा डीप में नहीं घुस रहे हैं, बस मोटा मोटा हाइट दिख गई, मोटा मोटा खून का कलर दिख गया, ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। अब लाइक, इसी में कुछ कैरेक्टर्स के नाम लिख लेते हैं। लाइक, अगर आपके यहां जगह है तो लाइक लिख लो, नहीं तो नीचे लिख लेना। लाइक कैरेक्टर्स, लाइक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, लाइक। अब याद करने का तरीका देखो, हैबिट तो मैंने बता ही दिया पेड़ों में। इसके अलावा पत्तियों पे आते हैं। पत्तियों में क्या क्या डिफरेंट होता है? पत्तियों का नंबर, पत्तियों का शेप और पत्तियों का कलर। तो कलर, नंबर, शेप ऑफ लीव्स क्या हो गया? कलर, नंबर, शेप ऑफ लीव्स। एनसीईआरटी का वर्ड है, वर्ड बाय वर्ड क्वेश्चन आता है। बोलो लीव्स में क्या क्या देखते हैं? अलग अलग शेप, अलग अलग नंबर और अलग अलग कलर। लिखिएगा। सो हैबिट, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं अपन। हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। ऑफ कोर्स कैरोलस लीनियस ने नंबर ऑफ स्टेमन चूज कर लिया था, एरिस्टोटल ने जानवरों के लिए कलर ऑफ ब्लड यूज कर लिया था। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नाउ बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और एंड्रोइशियम का स्ट्रक्चर, यानी सेक्सुअल कैरेक्टर भी हो सकता है, वेजिटेटिव कैरेक्टर भी हो सकता है। सेक्सुअल वाला सिस्टम किन्होंने दिया था? लीनियस ने। ये क्वेश्चन आता है। अब देखिए, एरिस्टोटल अर्लीस्ट थे जिन्होंने साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया था। आर्टिफिशियल सिस्टम था, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर चूज करे थे, ट्री, हर्ब और श्रब में बांटा था। एनिमल्स को रेड ब्लड, नॉट रेड ब्लड, इनाइमा, एनाइमा में क्लासिफाई किया था। चलिए, इसमें एक बात और लिख लीजिएगा, अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नीचे लिख सकते हैं आप। अर्लीस्ट सिस्टम, सबसे पुराना, ऑफ कोर्स सबसे लेस एडवांस्ड, सबसे पुराना। अब ये देखो, कैरोलस लीनियस, एंड्रोइशियम लिया था। पहला आर्टिफिशियल सेक्सुअल सिस्टम का क्रेडिट इन्हें जाएगा, वैसे पहला आर्टिफिशियल का क्रेडिट एरिस्टोटल को जाएगा। अब इसका ड्रॉबैक क्या है? भाई ड्रॉबैक ये है कि आप ज्यादा कैरेक्टर ले ही नहीं रहे हो, तो क्या क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज का भी अलग अलग होने का चांस है? भाई पता पड़ा दो पेड़ हैं, काफी क्लोजली रिलेटेड है, काफी चीजें सेम है, पर स्टेमन का नंबर अलग अलग था। आपने तो एक ही कैरेक्टर लिया, स्टेमन का नंबर बेचारा अलग अलग ग्रुप्स में चले गए। एक में 2 स्टेमन बनते थे, एक में 50 स्टेमन बनते थे। वैसे वो बहुत सिमिलर थे, हो सकता है वो सारे जिम्नोस्पर्म्स में आते दोनों, लेकिन अब वो अलग अलग ग्रुप्स में चले गए। लिखिएगा ड्रॉबैक्स, इस फ्लो चार्ट के नीचे लिखो, ड्रॉबैक्स ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम। ड्रॉबैक्स ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम, नंबर 1, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी की लाइंस हैं, थ्योरी में भी क्वेश्चन आ सकता है आपके स्कूल में। They separated closely related species. They separated closely related species since they were based on a few characteristics. Since they were based on a few characteristics. A few characteristics. वही वाली बात है, ज्यादा अच्छा सिस्टम नहीं है। ये वही बात हो गई कि सिर्फ गर्ल और बॉय जेंडर को अगर मैं ले लूं तो पता पड़ा कि पाइनियरी बैच है या प्रीमियरी बैच है, सारे 12th के लड़के अलग हो गए, लड़कियां अलग हो गई, जबकि वो क्लोजली रिलेटेड है, एक ही क्लास के, उनका सिलेबस एक ही है, उन्हें एक ही चैप्टर पढ़ना चाहिए, एक ही टीचर से पढ़ना चाहिए, फिर भी वो अलग अलग क्लास में चले गए, क्योंकि मैंने सिर्फ एक क्राइटेरिया लिया था। चलिए सेकंड समझिएगा, गेव इक्वल वेटेज
गेव इक्वल वेटेज, लिखो अभी समझाती हूं, गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, gave equal weightage to vegetative and sexual characteristics, full stop. अब समझो फिर लिखेंगे। एक्चुअली बस इतना समझ लीजिए कि वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर में से आपको क्या लगता है एनवायरमेंट का इफेक्ट किस पे ज्यादा पड़ना चाहिए? वेजिटेटिव, क्योंकि अगर सेक्सुअल कैरेक्टर पे असर पड़ा वो अगली जनरेशन में ट्रांसफर होगा और नेचर धीरे धीरे विकास करता है, वरना तो बहुत जल्दी जल्दी नई स्पीशीज बनती। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, सेक्सुअल कैरेक्टर लिया तो वही, वेजिटेटिव लिया तो वही, मतलब हमारे लिए दोनों समान है, हमारे लिए दोनों बराबर हैं, जो बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वातावरण का प्रभाव वेजिटेटिव पे ज्यादा पड़ता है। वेजिटेटिव कैरेक्टर जल्दी जल्दी बदलता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन में, और सेक्सुअल कैरेक्टर धीरे धीरे बदलता है। तो आप दोनों चीजों को एक साथ, एक समान, एक बराबर नहीं कंसिडर कर सकते, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। इसी में फुल स्टॉप करके लिखिए, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल since vegetative characters are more easily affected by environment. Since vegetative characters are more easily affected by environment. सोच के बताओ, अगर मैं बोलूं स्लो चेंजेस किस में होते हैं, सेक्सुअल या वेजिटेटिव? सेक्सुअल में। मोर कंजर्व्ड कौन रहते हैं? मोर कंजर्व्ड, कंजर्व मतलब ऐसे के ऐसे बने रहें, सेक्सुअल। तो स्लो चेंजेस मोर कंजर्व सेक्सुअल होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट लिखिएगा, फ्लो चार्ट पे वापस आते हैं, नेचुरल सिस्टम पे। नेचुरल, यहां लिखना बेस्ड ऑन, अब समझो भाई, यहां पर अब मैं बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल और बहुत सारे एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स ले रही हूं, तो क्या कहीं ना कहीं मैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में समानताएं ढूंढने की कोशिश कर रही हूं? नेचुरली प्रकृति ने जो दी है, यानी बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग ऑर्गेनिजम्स, नेचुरली उनमें क्या क्या समानताएं हैं, और बहुत सारी समानताओं को कंसिडर करेंगे अपन, बहुत सारी, मॉर्फोलॉजिकल भी एनाटॉमिकल भी। ऑफ कोर्स ये बहुत बेटर सिस्टम है। चलिए देखिएगा यहां पे, बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग ऑर्गेनिजम्स। अब फ्लो चार्ट में जगह नहीं होगी, अलग से लिखिएगा नेचुरल सिस्टम। ये सारी बातें ड्रॉबैक्स आर्टिफिशियल सिस्टम के लिखें, अब लिखिए नेचुरल सिस्टम। कंसिडर नॉट ओनली एक्सटर्नल फीचर्स बट ऑल्सो इंटरनल फीचर्स। कंसिडर नॉट ओनली एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब मॉर्फोलॉजी और इंटरनल मतलब एनाटॉमी। कंसिडर नॉट ओनली एक्सटर्नल फीचर्स बट ऑल्सो इंटरनल फीचर्स लाइक अब इसकी ट्रिक है भाई, बोलते तुम मेरा गुलाब हो, तुम मेरा चांद हो, तुम मेरा रोज हो, लेकिन यहां पर मटर पसंद है इस इंसान को, मटर पनीर, मटर मटर मटर, तो उसने बोला तुम मेरी मटर हो। क्या बोला? मटर हो, यू आर अ पी। अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब सेल का स्ट्रक्चर तक देख रहे हैं। फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटो मतलब पेड़, पेड़ के अंदर की केमिकल्स भी देख रहे हैं, किसमें सेम है किसमें नहीं। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो जब बन रहा है उस तक को देख रहे हैं, और एनाटॉमी मतलब इंटरनल ऑर्गन्स को भी देख रहे हैं। लिखिएगा यूआरपी, या यूपी से भी याद रख सकते हो, लेकिन यूपी पे मत रुक जाना, ई और ए मत भूल जाना, वो उत्तर प्रदेश वाला यूपी मत कर देना। चलिए, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, फाइटोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजी, एनाटॉमी, एक एक शब्द आना चाहिए, एक एक वर्ड पे क्वेश्चन आता है। चलिए इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल लिखिएगा, बाय जॉर्ज बेंथम, इसमें बेंथम को अंडरलाइन करना, एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। जोसेफ डाल्टन हुकर, जोसेफ डाल्टन हुकर, इसे कॉमनली कह देते हैं बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन,
जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। आप सिर्फ बेंथम एंड हुकर याद रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपको वो ऐसा जोसेफ डाल्टन, जोसेफ सेल्टन या कोसेफ डाल्टन ऐसा नहीं देंगे होपफुली, ठीक है। अब समझिएगा, जोसेफ डाल्टन, अच्छा एक चीज और लिख लो, ब्रैकेट में लिखो फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स, या ऐसा मत लिखो, लिखो फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स, लिखिए फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स, फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स। एनसीईआरटी लिखती है कि सच अ क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स वाज गिवन बाय जोसेफ एंड बैंथन। अब हुआ क्या था समझिएगा, देखिए लिखो, लिखो क्या हुआ था, क्या दिया था इन्होंने। आपको मालूम है पहले एल्गी आए, एल्गी के बाद ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट के बाद टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट के बाद जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म्स। एक्चुअली एंजियोस्पर्म्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट जिनमें फूल बनते हैं, यहां तक फूल किसी में नहीं बनता है। अब एंजियोस्पर्म्स भी दो होते हैं, डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स। मोनोकॉट जैसे गेहूं, चावल, गन्ना, मक्का, घास, ये सब आते हैं, और डाइकॉट में आम, पीपल, बरगद, ये सब आते हैं। एनी आइडिया पहले डाइकॉट आए कि मोनोकॉट आए थे? पहले डाइकॉट, मोनोकॉट मोर एडवांस्ड है, वो बाद में आए हैं। कायदे से पहले डाइकॉट आए थे, फिर मोनोकॉट आए थे, पर इन्होंने जब क्लासिफिकेशन दिया फ्लावरिंग प्लांट का तो इन्होंने बोला कि पहले मोनोकॉट आए थे और फिर डाइकॉट आए थे। तो यहां तक तो ये करेक्ट पहुंच गए थे, क्योंकि ये सारे एक्सटर्नल, इंटरनल, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी सबको कंसिडर कर रहे थे, पर इसमें वो चकमा खा गए, ये उनसे गड़बड़ हो गई। तब साइंटिस्ट को समझ में आया कि नहीं, केवल मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी जरूरी नहीं है, हमें यह भी देखना पड़ेगा किसकी उत्पत्ति किससे हुई है, यानी कौन किससे विकसित हुआ, इवॉल्व हुआ है। और इवोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? फाइलोजेनी। याद है फाइलोजेनी वर्ड पढ़ा था, तभी तो तीसरा सिस्टम दिया फाइलोजेनेटिक। बोला हम मॉर्फोलॉजी भी देखेंगे, एनाटॉमी भी देखेंगे, मॉर्फोलॉजी देखेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम की तरह, कुछ नहीं, वन और फ्यू नहीं, बहुत सारे, नेचुरल की तरह मॉर्फो, एनाटॉमी दोनों देखेंगे, सारे कैरेक्टर, बट साथ में फाइलोजेनी भी देखेंगे। इसीलिए लिखा हुआ है कि फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था और यहां चूक हुई थी। इसे लिख लो, फिर लिखो ड्रॉबैक, फाइलोजेनी नॉट कंसिडर्ड। एक मिनट, इसको करेक्ट करते हैं। इन्होंने क्या दिया था, एक सेकेंड, एक मिनट, इन्होंने एक्चुअली डाइकॉट और मोनोकॉट तो बताए थे, सही, बाय मिस्टेक जिम्नोस्पर्म बीच में बताए थे, जिम्नोस्पर्म, ये गड़बड़ की थी, जिम्नोस्पर्म, इतना हिस्सा गलत बता दिया था। कायदे से जिम्नोस्पर्म पहला आना चाहिए, फिर डाइकॉट, फिर मोनोकॉट, ये तो बता दिया था, पर ये गड़बड़ करी थी। एक्चुअली पहले जिम्नोस्पर्म आए थे, उनसे इवॉल्व डाइकॉट हुए थे, उनसे इवॉल्व मोनोकॉट हुआ था। लिख लीजिए ड्रॉबैक, फाइलोजेनी नॉट कंसिडर्ड। बिल्कुल पार्थ, डाइकॉट्स पहले आए थे, ये हिस्सा गड़बड़ था और इसीलिए जरूरत पड़ी थर्ड सिस्टम की। फाइलोजेनी नॉट कंसिडर्ड। चलिए हो गया। अब नेक्स्ट लिखो, फाइलोजेनेटिक में अपन लिख लेते हैं यहीं पहले फ्लो चार्ट में, बेस्ड ऑन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। फाइलोजेनेटिक का क्या मतलब समझते हो आप लोग? कौन किससे उत्पन्न हुआ है, पैदा हुआ है, विकसित हुआ है। बेस्ड ऑन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स अमंग वेरियस ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में कौन किससे आया है। जैसे आपको मालूम है फिशेस से कौन बना है? एम्फीबियंस, फ्रॉग जो पानी में भी रह सकता है, लैंड पे भी रहता है, उससे रेप्टाइल बने, फिर रेप्टाइल से, और फिर बर्ड से, रेप्टाइल से ही एक तरफ बर्ड्स बनी और रेप्टाइल से ही मैमल्स बने। तो ऐसा नहीं है फिश से एम्फीबियन, एम्फीबियन से रेप्टाइल, रेप्टाइल से बर्ड और बर्ड से मैमल, फिश से एम्फीबियन, एम्फीबियन से रेप्टाइल, रेप्टाइल से ही बर्ड, रेप्टाइल से ही मैमल। ये सब साइंटिस्ट को कैसे पता चला? ऐसी क्लासिफिकेशन से। फाइलोजेनेटिक रिलेशंस अमंग वेरियस ऑर्गेनिजम्स। उमेश सही आंसर है आपका, एम्फीबियंस बिल्कुल सही था। चल लिखा, आइए देखते हैं। बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी, जहां फाइलोजेनेटिक वर्ड लिखा है ये वर्ड भी लिख लो, फाइलोजेनी का मतलब ही होता है एवोल्यूशनरी, अमंग या बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म, यानी यहां पर मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल, इंटरनल, फाइलोजेनी तीनों कंसिडर करेंगे। आइए यहां पर फ्लो चार्ट में लिख लेते हैं अपन, यहां पे मॉर्फोलॉजिकल यानी एक्सटर्नल, प्लस एनाटॉमिकल यानी इंटरनल,
प्लस फाइलोजेनेटिक यानी एवोल्यूशनरी, तीनों कंसिडर करेंगे। तो देखिए कैसे हम बेटर क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाते जा रहे हैं। क्या लगता है इनमें से बेस्ट कौन सा है? ऑफ कोर्स फाइलोजेनेटिक, ऑफ कोर्स। मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एंड फाइलोजेनिक, फुल स्टॉप। चलिए नेक्स्ट, अब हेडिंग अलग से लिख लो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर फ्लो चार्ट में जगह है तो वहीं लिख सकते हैं आप, लिखिएगा। फाइलोजेनेटिक के बारे में लिख रहे हैं, फाइलोजेनेटिक सिस्टम। अच्छा ये बताओ, अगर अपन ये बोल रहे हैं कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम में एक पर्टिकुलर ग्रुप में अपन ने कुछ ऑर्गेनिजम्स को रखा है, तो क्या अपन ये कहना चाह रहे हैं कि इन सबका पूर्वज एक होगा? तभी तो एक ही ग्रुप में डाल रहे हैं, क्योंकि अपन देख रहे हैं किसकी किससे उत्पत्ति हुई है। अगर एक ही ग्रुप में कोई डाला जा रहा है यानी उन सबका एंसेस्टर कॉमन होगा। लिखिएगा, दिस assumes that organisms belonging to same taxa, taxa का क्या मतलब है? टेक्सॉन पढ़े थे ना अपन ने, फैमिली, जीनस, यानी अगर एक फैमिली है मतलब उस फैमिली का सबका एक कॉमन एंसेस्टर होगा। कोई एक कॉमन जीनस है मतलब इनका भी कॉमन एंसेस्टर होगा। सेम जीनस हैव अ कॉमन एंसेस्टर, कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर अपन समझते जाएं चीजों को। हैव अ कॉमन एंसेस्टर, सेम टेक्सा का कॉमन एंसेस्टर होगा। एंसेस्टर मतलब पूर्वज, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट, वी यूज इंफॉर्मेशन, देखो वी यूज इंफॉर्मेशन from many other sources to help resolve difficulties in classification, full stop. These become more important, लिखो मैं समझाती हूं। These become more important when there is no supporting, fossil evidence. समझिएगा, साइंटिस्ट को कैसे पता चलता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कब रहा होगा? फॉसिल्स का मतलब होता है जीवाश्म। जैसे मान लीजिए डायनासोर्स मर गए लेकिन वो दफन हुए, उनके सॉफ्ट पार्ट तो डिकम्पोज हो गए होंगे बैक्टीरिया फंजाई के द्वारा, पर जो हार्ड पार्ट है, हड्डियां, स्केलेटन, वो ऐसा का ऐसा रहा। जो कंकाल, हो सकता है पूरा का पूरा कंकाल मिले जब खुदाई हो, या हो सकता है पार्ट्स में मिले। इन्हें फॉसिल्स बोलते हैं। जो हार्ड रिमेन्स होते हैं, एक्सटिंक्ट, लुप्त हो चुके ऑर्गेनिजम्स के, ये चट्टानों में दफन हो जाते हैं। उस समय जो चट्टान बन रही होगी उसमें दफन हो गए होंगे। मान लो एक चट्टान बनी, मान लो एक फॉसिल मुझे यहाँ ऊपर मिला, एक फॉसिल नीचे मिला। क्या लगता है समय काल में पहले कौन सा बन रहा होगा? नीचे वाला या ऊपर? नीचे वाला। फिर जैसे जैसे और समय आता गया, चट्टान बनती गई, उस समय के जानवर, पेड़ वहां दफन होते गए। तो फॉसिल्स अगर मिल जाएं तो बहुत इजी होता है, साइंटिस्ट फटाफट उस फॉसिल से सब कुछ निकाल लेते हैं। ह्यूमन एवोल्यूशन हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, हमारी पूरी हिस्ट्री निकाल ली है फॉसिल्स के जरिए। फॉसिल्स तो सामने एविडेंस, सबूत मिलता है और उससे एज तक कैलकुलेट हो जाती है कितना पुराना फॉसिल है, किस समय वो रहे होंगे। लेकिन अगर फॉसिल नहीं मिल रहे हैं, फिर कैसे पता करेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कितना पुराना है, कौन किससे आया है? उसके लिए अदर सोर्सेज होते हैं। अब अदर सोर्सेज में अपने को डिटेल में नहीं जाना, जैसे कई बार उस समय की जो बुक्स लिखी गई हैं, उस समय के जो काव्य हैं, कविताएं हैं, उनमें मेंशन होता है कि इस तरह का जानवर था, ऐसे उड़ता था, उससे भी साइंटिस्ट पता करते हैं। तो अदर सोर्सेज भी हो सकते हैं। ये सारी बात हम एवोल्यूशन की कर रहे हैं, फाइलोजेनी की कर रहे हैं, जब हमें पता करना है कौन किससे आया होगा। फॉसिल मिल जाए तो बेस्ट है, पर अगर सपोर्ट करने के लिए फॉसिल एविडेंस, फॉसिल का सबूत नहीं है, तो ये और जरूरी हो जाता है कि अदर सोर्सेज को अपन यूज करते हैं। वो अदर सोर्सेज की डिटेल में अपने को नहीं जाना है। यानी अगर हम समराइज करें तो हमने ये बात कही है कि 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक। वन और फ्यू ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को कंसिडर करेंगे। वो कैरेक्टर वेजिटेटिव हो सकता है, सेक्सुअल हो सकता है। वेजिटेटिव का पहला एरिस्टोटल ने दिया था और सेक्सुअल का कैरोलस लीनियस ने।
नेचुरल में हम नेचुरल एफिनिटीज देखेंगे बिटवीन ऑर्गेनिज्म, यानी मॉर्फोलॉजिकल प्लस एनाटॉमिकल, बहुत बहुत सारे कैरेक्टर्स। एनाटॉमिकल में यूआरपी यानी अल्ट्रा स्ट्रक्चर, फाइटोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजी, एनाटॉमी सबको कंसिडर करते हैं। और फाइलोजेनी जो है इसमें मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी यानी एक्सटर्नल, इंटरनल एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी कंसिडर करेंगे। यहां सिस्टम दिया था बेंथम एंड हुकर ने, पर इन्होंने जिम्नोस्पर्म की गलत प्लेसिंग कर दी थी क्योंकि फाइलोजेनी का ध्यान नहीं रखा था। आइए अब हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम, हम जो पढ़ने वाले हैं वो फाइलोजेनेटिक सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। लिखिएगा प्लांट किंगडम, लिखो प्लांट किंगडम। ये एहरलेक का क्लासिफिकेशन है, लिख लो प्लांट किंगडम, ब्रैकेट में लिखो एहरलेक क्लासिफिकेशन। साइंटिस्ट का नाम नहीं भी याद रहेगा ये वाला चलेगा, पर एरिस्टोटल लीनियस आर्टिफिशियल सिस्टम एंड बेंथम एंड हुकर नेचुरल सिस्टम, ये तीनों नाम आने चाहिए, एनसीईआरटी में दिए हैं। एहरलेक्स क्लासिफिकेशन। अब इन्होंने मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फाइलोजेनी सबको कंसिडर किया था, आज भी इनका सिस्टम हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले बनाइएगा ऐसा फ्लो चार्ट। इन्होंने पेड़ों को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, दो ग्रुप्स में, एक जिनमें ना फूल बनते हैं ना बीज बनते हैं, नॉन फ्लावरिंग सीडलेस प्लांट्स, नॉन फ्लावरिंग सीडलेस प्लांट्स, नॉन फ्लावरिंग सीडलेस प्लांट्स, और दूसरी तरफ सीडेड प्लांट्स। फ्लावरिंग नहीं कह रही हूं क्योंकि कुछ में फूल बनेगा कुछ में नहीं, पर बीज सब में बनेगा। बेसिकली यहां पर बीज नहीं बनेगा, यहां बीज सीड बन जाएगी। यहां पे सेक्स ऑर्गन्स हिडन है, लिखिए सेक्स ऑर्गन्स हिडन, वहां पर बीज बन रहा है, एक्सपोज्ड सेक्स ऑर्गन्स हैं। जैसे आप जानते हैं, अगर आपने फ्लावर के बारे में पता हो, फ्लावर में ऐसे स्टेमन दिखता है बाकायदा, कार्पल दिखती है, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, एक्सपोज्ड है, सो एक्सपोज्ड सेक्स ऑर्गन्स। अब इन ग्रुप्स को उन्होंने क्या नाम दिया समझिएगा। क्रिप्टो का मतलब मालूम है, हिडन, छिपा हुआ। जैसे अगर टेस्टिस स्क्रॉटम में ना आए, एब्डोमेन में ही रह जाए छिपे हुए, उसे क्रिप्ट ऑर्किडिज्म बीमारी कहते हैं। क्रिप्टो करेंसी आपने नाम सुना होगा, पैसा आएगा ही नहीं, हाथ में कोई करेंसी है ही नहीं, छिपी हुई करेंसी, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो का मतलब छिपा हुआ, या सेक्स ऑर्गन छिपे हुए हैं, बीज नहीं बन रहा, इन्हें कहते हैं क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स पहला ग्रुप बनाया उन्होंने। और बीज के लिए बोलते हैं फिनैरो, तो इन्हें कहते हैं फिनैरोगैम्स। हालांकि ये वर्ड एनसीईआरटी में नहीं है। क्रिप्टोगैम्स एंड फिनैरोगैम्स, ये दो ग्रुप्स उन्होंने बनाए। अब क्रिप्टोगैम्स को उन्होंने तीन पार्ट्स में बांटा। पहले जिनकी बॉडी थैलस जैसी थी, थैलस मैंने क्या बताया था, फैली हुई बॉडी, ऐसे खड़ी बॉडी नहीं है। अभी तक किसी की पड़ी है थैलस जैसी बॉडी? थैलस फैली हुई बॉडी, फंजाई की, माइसीलियम बनता है ना, लेकिन वो फंजाई किंगडम में आता है। तो यहां होगा एग्जाम्पल एल्गी। एल्गी, एल्गी फंजाई की भी ऐसी होती है, इवन लाइकन्स की भी तो ऐसी बनाई थी, क्योंकि लाइकन्स में भी तो फंजाई थे और बीच बीच में एल्गी था, तो लाइकन्स भी ऐसे होते हैं। पर हम एल्गी लिखेंगे, हम प्लांट किंगडम की बात कर रहे हैं। इन्हें नाम दिया थैलोफाइटा। फाइटा मतलब पेड़, थैलो मतलब थैलस जैसी बॉडी, फैली हुई बॉडी। दूसरा ग्रुप बनाया उन्होंने ब्रायोफाइटा, और तीसरा टेरिडोफाइटा। इन तीनों में ही बीज बनता है कि नहीं बनेगा बताओ? नहीं बनेगा। इसमें लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस आते हैं, इसमें और भी आते हैं, फर्न्स एक्सेट्रा, और भी आते हैं ग्रुप्स। ग्रुप के नाम नहीं भी लिखना तो चलेगा, लिवरवर्ट, मॉसेस मत लिखो, फर्न मत लिखो। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा मतलब एल्गी। अब बीज किस किस में बनता है? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। क्योंकि इनमें बीज बनता है, इनको एक और नाम भी देते हैं, इन्हें स्पर्मेटोफाइटा भी बोलते हैं, बीज बनने के कारण। उस हिसाब से ये हो जाएंगे नॉन स्पर्मेटोफाइटा। नॉन स्पर्मेटोफाइटा, नॉन स्पर्मेटोफाइटा, फाइटा मतलब पेड़। इसे फिर दो में डिवाइड किया, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्मी एक ही बात है, एंजियोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी। ग्रुप्स के नाम मत लिखो आप, अभी अननेसेसरी कंफ्यूजन होगा, मत लिखिएगा।
थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म दोनों में से किसमें बीज बनेगा? दोनों में बनेगा, दोनों फेनारोगैम्स है, दोनों में बनेगा, लेकिन जिम्नोस्पर्म में फूल नहीं बनता, एंजियोस्पर्म में फूल बनता है। और जब फूल बनता है, फूल की ओवरी ही फ्रूट बनाती है, यानी फूल और फल दोनों किसमें बनेंगे? एंजियोस्पर्म्स। तो जितने भी पेड़ आप अपने आसपास देख रहे हो जिसमें फूल खिल रहा है, फल बन रहा है, वो सारे क्या है? एंजियोस्पर्म्स। तो लिखिएगा नो फ्लावर और फ्रूट, फूल और फल नहीं बनेगा, नो फ्लावर और फ्रूट। और यहां पर हो जाएगा फ्लावर एंड फ्रूट प्रेजेंट, फ्लावर एंड फ्रूट प्रेजेंट, फ्लावर बियरिंग, फ्रूट बियरिंग, ये मतलब है। बीज बनता है यहां पर फल नहीं बनता क्योंकि फूल नहीं बनता। अब एंजियोस्पर्म्स को फिर दो में डिवाइड करते हैं, डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स। हम धीरे धीरे सब पढ़ेंगे, डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स। मैं एक बार क्विकली रिवाइज करती हूं। दो ग्रुप्स में बांटा, बीज बन रहा है कि नहीं बन रहा, क्रिप्टोगैम्स या नॉन स्पर्मेटोफाइटा, फेनारोगैम्स या स्पर्मेटोफाइटा, सेक्स ऑर्गन हिडन, सेक्स ऑर्गन एक्सपोज्ड। इसे तीन ग्रुप्स में बांटा, थैलोफाइटा यानी एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। इसे दो में बांटा, सिर्फ बीज है, फल फूल नहीं है, तो जिम्नो। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, स्पर्मा मतलब सीड, सीड नेकेड है मतलब सीड फ्रूट के अंदर नहीं है। और ये है एंजियोस्पर्म, फ्लावर भी बनेगा, फ्रूट भी बनेगा। ये दो हो गए डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स में। ये सारा सिस्टम दिया था जहां पर मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फाइलोजेनी तीनों चीजों को कंसिडर किया था, यानी फाइलोजेनेटिक सिस्टम। कायदे से इन्होंने गलत लिखा है, कायदे से पहले डाइकॉट लिखना चाहिए और बाद में मोनोकॉट, क्योंकि मोनोकॉट मोर एडवांस्ड है कायदे से। ठीक है, अब इनमें से पहली बार जो जाइलम फ्लोएम बने थे यानी वस्कुलर टिश्यू, एनी आइडिया किसमें बने थे? टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। इसीलिए यहां से पेड़ लंबे लंबे बनने लग गए थे, क्योंकि अगर बहुत लंबा पेड़ बनाओगे और जाइलम फ्लोएम नहीं होगा तो खाना पीना कैसे पहुंचेगा, वो तो मर जाएगा। तो यहां पहली बार वस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम फ्लोएम बना। जो कैरेक्टर बन गया अब वो आगे चलेगा, यानी ये अगर पहला है जिसमें वस्कुलर टिश्यू बना है, तो अब जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स में बनेंगे। तो आप लिख सकते हो यहां पे वस्कुलर टिश्यू, वस्कुलर टिश्यू यानी वस्कुलर टिश्यू, इसे बोलते हैं वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू में ट्रैकीड्स भी आते हैं, मतलब जाइलम फ्लोएम। तो नीचे नोट करके लिख लो, नोट। ट्रेकियोफाइटा में किसे किसे कहूं? ट्रेकियोफाइटा, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स लिख लीजिए। टेरिडोफाइट शॉर्ट में भी लिख सकते हो आप, जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स ऐसा लिख देते हैं। वस्कुलर टिश्यू ओरिजिन यहां से शुरू हुआ है। इन दोनों में जाइलम फ्लोएम नहीं है, एल्गी और ब्रायोफाइट में। कोई पूछे ए ट्रेकियोफाइटा कौन से हैं? हाँ, ये दोनों हो गए ए ट्रेकियोफाइटा, ट्रेकियोफाइटा। अब एम्ब्रियो जो बनता है, देखो सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सब में जाइगोट बनेगा, वो तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि दो गैमीट बनेंगे, वो फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनेगा। पर यहां एम्ब्रियो नहीं बनता, यहां से एम्ब्रियो बनेगा सब में, यानी नेक्स्ट लिख लीजिएगा एम्ब्रियोफाइटा। ये बहुत काम आएगा, ये कॉमन पॉइंट्स आ जाएंगे सब जब ग्रुप्स पढ़ेंगे। एम्ब्रियोफाइटा में कौन कौन आएगा? ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स। यानी एल्गी होगा नॉन एम्ब्रियोफाइटा, नॉन एम्ब्रियोफाइटा। ये सब धीरे धीरे पढ़ेंगे कि क्यों नहीं बनता एम्ब्रियो, जाइगोट जब बन रहा है, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, चल ये सब हम बाद में बात करेंगे। तो मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि वस्कुलर क्रिप्टोगैम कौन है? क्रिप्टोगैम कौन कौन है? ये तीनों। वस्कुलर क्रिप्टोगैम कौन है? टेरिडोफाइट। लिख लो यहां पे, वस्कुलर क्रिप्टोगैम टेरिडोफाइट, वस्कुलर क्रिप्टोगैम टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट। चलिए अब मोनोकॉट, डाइकॉट, एक टेबल जैसा बना लो, मोनोकॉट, डाइकॉट,
एक तरफ मोनोकॉट लिख लो, एक तरफ डाइकॉट लिख लो। हम पढ़ेंगे बीज के अंदर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसमें खाना स्टोर्ड होता है, जिसे कॉटिलिडन बोलते हैं। कॉटिलिडन का कॉट लेते हैं, मोनो मतलब एक कॉटिलिडन बनेगा, डाइकॉट मतलब दो कॉटिलिडन बनेंगे। लिखिए सिंगल कॉटिलिडन एंड टू कॉटिलिडन, सिंगल कॉटिलिडन एंड टू कॉटिलिडन, मोनोकॉट डाइकॉट। अब अगर आपने कभी आम की, बरगद की, पीपल की, अमरूद की जड़ देखी हो तो उसमें एक ये रहता है, फिर ऐसे ब्रांचिंग होती है, फिर इनमें फिर ब्रांचिंग होती है। एक मेन प्राइमरी रूट है, फिर सेकेंडरी रूट, उससे टर्शरी रूट, इसे बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। लिखिए इसे हम डिटेल में मॉर्फोलॉजी चैप्टर में पढ़ेंगे, 5th चैप्टर में, टैप रूट सिस्टम। डाइकॉट के पेड़ों में टैप रूट सिस्टम मिलता है। पर अगर आपने कभी गेहूं चावल का पेड़ उखाड़ा हो, उसमें ऐसी जड़ रहती है, गन्ने में, मक्के में, गेहूं में, चावल में, ऐसी धागे जैसी। ऐसे नहीं रहता कि एक मेन है फिर उसकी ब्रांचिंग है बाकायदा, इसे बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। लिखिए मोनोकॉट्स में, चाहो तो ऐसे छोटा सा डायग्राम बना लेना याद रखने के लिए। ये है टैप रूट सिस्टम, वो है फाइब्रस रूट सिस्टम। डिटेल्स पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी में। सृष्टि सही आंसर है आपका। अब कभी आम का, अमरूद का पत्ता देखा हो, लीफ देखी हो, बना लेना, वो ऐसे रहती है, ऐसे देखा है कभी? ये वेन्स होती है, वेन्स। वेन्स मतलब ये जो पत्ती में ये लाइंस रहती है ना, इनमें जाइलम फ्लोएम होता है। अभी इतना समझ लो, मॉर्फोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जाल जैसा बन रहा है, एक है, फिर इससे ब्रांचिंग, फिर उससे ब्रांचिंग, पूरा जाल पत्ते में देखना ऐसे पूरे में बिछी रहती है। वेन्स के अरेंजमेंट को बोलते हैं विनेशन, बायो में जाल नेटवर्क को बोलते हैं रेटिकुलेट। तो डाइकॉट्स में मिलता है रेटिकुलेट वेनेशन। लिखिए मॉर्फोलॉजी में पूरा डिटेल पढ़ेंगे, रेटिकुलेट वेनेशन। जबकि अगर आपने कभी किसी गेहूं के, चावल के, गन्ने के, इनके पत्ते को देखा हो तो उसमें या तो ऐसी वेन्स मिलेंगे, बस ऐसी, या ज्यादा से ज्यादा ऐसी मिलेंगी। ऐसे जाल नहीं बनेगा, खाली पैरेलल अरेंज्ड है, इसे बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। वेनेशन मतलब वेन्स का अरेंजमेंट, पैरेलल। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस होते हैं। ये बना लो, ये फोटो, ये फोटो, ये फोटो, ये फोटो बना लो, ध्यान रहे, ताकि आपको छोटा सा बना लो आपकी याद के लिए। बाकी मॉर्फोलॉजी में ठीक है। चलो ये हमने लिख ही लिया, ट्रेकियोफाइटा, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, एम्ब्रियोफाइटा, एल्गी को छोड़ के बाकी चारों। चलो अब लिखिए नेक्स्ट हेडिंग, ब्रांचेस ऑफ टैक्सोनॉमी। ब्रांचेस ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? व्हाट इज टैक्सोनॉमी? पढ़ चुके हैं, परिभाषा लिख चुके हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी का नाम पढ़ चुके हैं, कैरोलस लीनियस। क्लासिफिकेशन की साइंस, उसे टैक्सोनॉमी कहा था। तो इसकी ब्रांचेस क्या होंगी? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। अब 2 मिनट का टाइम लीजिए, ये जो पूरा मैंने पढ़ाया है इसको दिमाग में प्रोसेस करो। आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक, और ये वाला फाइलोजेनेटिक सिस्टम दिमाग में चलाइए। मैं आपको 2 मिनट का ब्रेक दे रही हूं और उसके बाद हम ब्रांचेस ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करेंगे। चलिए आइए लिखिए ब्रांचेस ऑफ टैक्सोनॉमी। आइए फर्स्ट ब्रांच लिखिए, फर्स्ट ब्रांच। कैसे कैसे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं? फर्स्ट लिखो साइटो टैक्सोनॉमी या कैरियो टैक्सोनॉमी। साइटो टैक्सोनॉमी या कैरियो टैक्सोनॉमी। यहां क्या समझते हो? कैरियो वर्ड न्यूक्लियस के लिए यूज करते हैं और साइटो वर्ड सेल के लिए। यानी यहां सेल या न्यूक्लियस के अंदर मिलने वाले कैरेक्टर्स को हम चूज करेंगे फॉर क्लासिफिकेशन। लिखिएगा बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, यानी सेल की इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक। अब समझो, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, क्रोमैटिन धागे के रूप में, जो डिवाइड करते टाइम क्या बनाता है? क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम का क्या क्या डिफरेंट होता है अलग अलग स्पीशीज में? नंबर अलग होगा,
स्ट्रक्चर अलग होगा और बिहेवियर अलग होगा। फिर से बोलो क्या क्या अलग होगा? नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। फिर से बोलो क्या क्या अलग होगा? नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। या तो नंबर अलग अलग है, या स्ट्रक्चर अलग अलग है, या बिहेवियर अलग अलग है। लाइक क्रोमोसोम, नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। ये रटा होना चाहिए, एनसीईआरटी की लाइन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। ठीक है, तो अपन साइटोटैक्सोनॉमी भी बोल सकते हैं क्योंकि सेल के अंदर क्रोमोसोम है, और अच्छा बोलना है तो कैरियोटैक्सोनॉमी क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है। दूसरा लिखिए कीमोटैक्सोनॉमी। क्या समझते हो? कीमो मतलब केमिकल्स, कीमोटैक्सोनॉमी। लिखिएगा यूजेस केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट, केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट टू रिजॉल्व कंफ्यूजन्स। uses chemical constituents of plant to resolve confusions। अब लिखने की जरूरत नहीं है कौन से केमिकल होते हैं। प्रोटीन होता है, डीएनए होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लिपिड होते हैं, कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जैसे चूना, एरोमेटिक कंपाउंड एक्सेट्रा। अपने को सिर्फ इतना लिखना है। अब लिखिएगा थर्ड। तो पहला हो गया साइटो, दूसरा हो गया कीमो, और तीसरा लिखे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। बहुत क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। अब इसमें देखो क्या करते हैं, मुझे बताओ ये दोनों सिस्टम अच्छे हैं कि बेकार हैं? क्यों अच्छे हैं? इसमें एक एक चीज ही तो कंसिडर कर रहे हो। वो तो भाई बहुत कंफ्यूजन हो गया, दो ग्रुप्स हैं, सब कुछ एक सा लग रहा है, तो बोला चलो केमिकल भी देख लेते हैं तो पता चल जाएगा ये उस ग्रुप में आएगा कि उस ग्रुप में आएगा, कंफ्यूजन रिजॉल्व करने के लिए। पर अच्छा कब है? जब आप सारे मॉर्फोलॉजिकल, सारे एनाटॉमिकल सब कुछ कंसिडर करो। वो कब पॉसिबल है? साइंटिस्ट क्या करते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाए उन्होंने बढ़िया शानदार, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इन्वॉल्व होंगे इसमें ऑफ कोर्स। मान लीजिए मुझे 2 3 4 पेड़ मिले, मुझे उनके जितने दिखाई देने वाले जो जो कैरेक्टर दिख रहे हैं, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, जो जो दिखाई दे रहा है, मैंने पूरी लिस्टिंग कर ली। लिस्टिंग करके मैंने सबको कोडिंग कर दी, और कोडिंग करके मैंने उन कोड्स को कंप्यूटर में डाल दिया। जैसे प्लांट ए, सपोज करो 10 कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 कोड्स मैंने दे दिए। मान लो इसमें पहला कैरेक्टर है, चौथा है, छठा है, 10वां है, 8वां है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया कि 1 4 6 8 10 वाले कैरेक्टर्स, वो कोड्स इसके अंदर हैं। फिर दूसरा पेड़ है, उसमें मान लो 1 2 4 6 8 वाले हैं, तो वो मैंने कोड्स एंटर कर दिए। तीसरा है, उसमें मान लो 2 3 5 6 8 वाला है, उसकी कोडिंग कर दी। ऐसे मान लो मुझे हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स मिले, सबकी कोडिंग करी, सबकी कोडिंग कंप्यूटर में डाली, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर सबको खंगाल देगा और निकाल कर दे देगा कि ये देखो ये ज्यादा कॉमन है, ये कम कॉमन है, ये एक ग्रुप में आ जाएगा, ये अलग ग्रुप में आ जाएगा। यहाँ मैं कंप्यूटर की मदद ले रही हूँ, इसीलिए इसे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कहते हैं। बताओ ये बेस्ट सिस्टम हुआ या नहीं? ऑफ कोर्स इसके फायदे क्या है, एक बार में आप बहुत सारे कैरेक्टर कंसिडर कर रहे हो और आप सारे कैरेक्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हो। भाई अगर मैं हाथ से लिख के करती तो हो सकता है मैं सोचती चलो यार सेल वॉल छोड़ देते हैं, या चलो यार शेप ऑफ द लीव्स को नहीं ध्यान देते हैं, पर यहाँ तो कंप्यूटर को करना है, मुझे तो खाली लिस्टिंग करके कोडिंग बनाकर उसमें फीड कर देनी है। तो अगर 200 कैरेक्टर्स हैं तो 200 की 200 को कंप्यूटर कंपेयर करके और फिर निकाल के दे रहा है कौन सिमिलर है कौन डिससिमिलर है। तो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है, इक्वल इंपॉर्टेंस दी जा रही है, हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को एट द सेम टाइम कंसिडर करेंगे। तो इसमें लिखिएगा कैरीड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स, carried out using computers, comma, based on all observable characters, all observable characters. Next point, numbers and codes are assigned, नंबरिंग करके कोडिंग कर दी, बहुत आसान है याद रखना। Number and codes are assigned to all characters, and data are then processed. फिर प्रोसेसिंग में डाल देंगे, वो कंप्यूटर प्रोसेस करेगा प्रोग्राम, डेटा आर देन प्रोसेस्ड, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, ईच कैरेक्टर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, ये इसका फायदा है। 200 250 300 हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर, 800 900 कैरेक्टर भी हैं, एक बार में मैं कंपेयर कर सकती हूँ। हाथ से करने जाऊंगी तो मैं 800 कैरेक्टर थोड़ी 4 पेड़ों में देखूंगी कि किसमें कौन सा कितना सिमिलर है। एंड एट सेम टाइम 100 ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी स्टडीड एट सेम टाइम, एक ही समय में कई हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को हम एक साथ स्टडी कर सकते हैं। ये इसके बेनिफिट्स है।
hundreds of characters can be studied. चलिए लिखा। यहां पर अपने फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की बात की और टैक्सोनॉमी के ब्रांचेस की बात की। अब हेडिंग लिखिएगा एल्गी। यहां से हम ग्रुप्स शुरू करेंगे, एल्गी, फिर ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म्स। लिखिए एल्गी। फंजाई के लिए क्या वर्ड यूज करते थे अपन? माइको। एल्गी के लिए वहां बताया था फाइको। तो लिखिए फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी, फाइकोलॉजी। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये अब नहीं पूछते हैं। फादर ऑफ फाइकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी अब नहीं आता है। चलो अब मुझे बताओ क्रिप्टोगैम्स या फिनेरोगैम्स? क्रिप्टोगैम्स। लिखिए क्रिप्टोगैम्स। स्पर्मेटोफाइटा या नॉन स्पर्मेटोफाइटा? नॉन स्पर्मेटोफाइटा। लिखिए क्रिप्टोगैम्स, नॉन स्पर्मेटोफाइटा। वेरी गुड। बोलिए वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट या एब्सेंट? एब्सेंट। लिखिए वस्कुलर टिश्यू एब्सेंट, यानी नॉन ट्रेकियोफाइटा, नॉन ट्रेकियोफाइटा। क्लोरोफिल होगा कि नहीं होगा? पेड़ है, खाना बनाना है, फोटोसिंथेसिस करना है। क्लोरोफिल बियरिंग, क्लोरोफिल बियरिंग। ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक। क्लोरोफिल बियरिंग, ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक। बॉडी कैसी होगी? थैलस जैसी, फैली हुई। क्या इसमें रूट, स्टेम, लीव्स ये सब मिलेगा? नहीं, सिंपल थैलॉइड। लिखिए थैलस जैसी, थैलॉइड, फैली हुई बॉडी। अब लार्जली एक्वाटिक, मेनली पानी में मिलते हैं। ऐसा कुछ किसी और के लिए कहां लिखा था कि प्राइमरली एक्वाटिक? प्रोटेस्टा किंगडम। वेरी गुड, लार्जली एक्वाटिक। पानी दो तरह का होता है, कौन कौन सा? फ्रेश वाटर एंड सी वाटर। लिख लो बोथ फ्रेश एंड सी वाटर। अभी बताऊंगी आपको। ग्रीन एल्गी फ्रेश वाटर में ज्यादा मिलता है, ब्राउन और रेड एल्गी मेरीन वाटर में ज्यादा मिलता है। बोथ फ्रेश एंड सी वाटर। एक्चुअली एक और पानी होता है इन दोनों के बीच का, जहां नदी समंदर में मिलती है, उसे ब्रैकिश वाटर भी बोलते हैं। अभी लिखेंगे हम फ्रेश वाटर एंड मेरीन। एम्ब्रियोफाइटा या नॉन एम्ब्रियोफाइटा? लिख लो नॉन एम्ब्रियोफाइटा। लिख लो, कोई बात नहीं, दोबारा लिख लो नॉन एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियो नहीं बनेगा। चलिए अब लिखिए इसका हैबिटेट। हैबिटेट हेडिंग डालिए हैबिटेट। ये तो जनरल बातें हो गई। हैबिटेट लिखिएगा वैरायटी ऑफ हैबिटेट। कई हैबिटेट्स में मिलेंगे, वैरायटी ऑफ हैबिटेट। नंबर 1, देखो पानी में तो मिलेंगे, उसके अलावा गीली पत्थर जो है, मॉइस्ट स्टोन, एल्गी, वो काई जम जाती है ना, हरी हरी हरी, वो ग्रीन एल्गी है। मॉइस्ट स्टोन, सॉइल एंड वुड। लकड़ी, पत्थर, मिट्टी। क्या क्या? लकड़ी, पत्थर, मिट्टी, पर सब में नमी होनी चाहिए, गीला होना चाहिए, मॉइस्ट। नंबर 2, इन एसोसिएशन विथ। इन एसोसिएशन विथ। ए, 2 का ए। फंजाई के साथ मिलके क्या बनाते हैं ये? लाइकन्स। लिखिए विद, इन एसोसिएशन विद फंजाई, ब्रैकेट में लिख लो एज लाइकन। और लाइकन के अलावा दूसरा क्या हो जाएगा? क्या पढ़ा है अपन ने एल्गी के लिए? माइको। क्या पढ़ा है? सही है माइकोराइजा? काय का सही है? माइकोराइजा तो फंजाई है हायर प्लांट के साथ, एल्गी का कोई रोल नहीं है। सेकंड लिखिएगा एनिमल्स। एक भालू है, उसकी पूरी बॉडी पे ग्रीन एल्गी चिपकी रहती है। ऐसा लगता है भालू पार्लर से ग्रीन कलर करा कर आया है अपने बालों का, वो उसके साथ चिपकी रहती है। स्लॉथ बियर, एनिमल है भालू, सो भालू के साथ एनिमल, एग्जाम्पल ऑन स्लॉथ बियर, उसकी बॉडी पे पूरी चिपकी रहती है। फंजाई के साथ तो लाइकन बनाती है, डुअल ऑर्गेनिज्म, पता ही नहीं चलता दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है। ये तो सिम्बायोटिक रिश्ता है, दोनों का फायदा होता है। ये सिम्बायोटिक नहीं है, भालू का कोई फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा फॉर्म्स एंड साइजेस ऑफ एल्गी। फॉर्म्स एंड साइजेस, कैसे कैसे रूप में एल्गी मिलेगा, ये तो पढ़ा हमने, कहां कहां मिलेगा। डैश करके लिख लो हाईली वेरिएबल। हाईली वेरिएबल, फॉर्म्स एंड साइजेस ऑफ एल्गी हाईली वेरिएबल। अब समझिएगा,
हाईली वेरिएबल, कॉमा, साइज रेंजेस फ्रॉम, ऐसा लिखो, कॉमा, साइज रेंजेस फ्रॉम। अब समझिए, देखो कुछ एल्गी हैं जो यूनिसेल्यूलर है, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्लमाइडोमोनास, क्लोरेला, लेकिन अब उन्हें उठाकर किस में डाल दिया है, प्रोटेस्टा किंगडम में, क्योंकि वो यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट है। तो एल्गी यूनिसेल्यूलर हो सकता है। इसके अलावा एल्गी कॉलोनी बना के भी रहते हैं, जैसे कि खूब सारे एल्गी साथ में रह रहे हैं और ये जिलेटिनस कवरिंग होगी, इनकी कॉलोनी भी बनती है। या एल्गी बहुत सारे ऐसा थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इसे फिलामेंटस कहते हैं। नॉस्टॉक, एनाबीना, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, वो भी फिलामेंटस है, धागे जैसे। फिलामेंटस वर्ड वहां भी यूज किया था। ये एल्गी है और ये भी ऐसे मिल सकता है। और कुछ कुछ एल्गी तो इतनी बड़ी बड़ी बॉडी बनाते हैं, ऑफ कोर्स ये मल्टी सेल्यूलर है, मल्टी सेल्यूलर है, ये मल्टी सेल्यूलर है, हंड्रेड्स ऑफ मीटर बड़ी बड़ी बॉडी। इनफैक्ट एक तरह का ब्राउन एल्गी है, वो जिस समंदर के हिस्से में मिलता है, अगर वहां से जहाज निकले और ये एल्गी उसके नीचे बॉटम पे चिपक जाए तो इतने बड़े बड़े एल्गी हैं कि पूरा का पूरा जहाज तक डूब जाता है, वहां पे शिप्स का जाना ही मना है। तो मैसिव बॉडी, यानी माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोप से दिखने वाला सिंगल सेल्ड से लेके मैसिव बॉडीज तक हो सकती है। तभी तो हम कह रहे हैं कि साइज हाईली वेरिएबल है, रेंजेस फ्रॉम 1 2 3 4 करके लिखेंगे। 1 लिखिए, माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्यूलर, माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्यूलर लाइक क्लमाइडोमोनास, ब्रैकेट में लिखना, आप प्रोटेस्टा में डाल दिया गया है इसको, प्रोटेस्टा, पर ये लाइन अभी भी एनसीईआरटी में दी हुई है। नंबर 2, कॉलोनियल लाइक वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स क्या नाम है, वॉलवॉक्स। नंबर 3, फिलामेंटस लाइक, बोलो मेरे साथ एक बार, यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा, जोर से आवाजें नहीं आ रही हैं, यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा लिखिए, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा, अलग अलग एग्जाम्पल है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो मैं बड़े बड़े बता रही हूं ना, हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स, इन्हें केल्प कहते हैं, ये ब्राउन एल्गी हैं। और ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी मेनली समंदर में मिलता है, सी वाटर, मेरीन वाटर में, लिखिएगा। अ फ्यू ऑफ मेरीन फॉर्म्स लाइक केल्प, अ फ्यू ऑफ मेरीन फॉर्म्स, हर शब्द इंपॉर्टेंट है, फ्रेश वाटर कर देंगे गलत हो जाएगा। फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज, मैसिव, तो 4 फॉर्म्स हो गए, सिंगल सेल जिन्हें प्रोटेस्टा में डाल दिया है, कॉलोनी, फिलामेंटस या मैसिव प्लांट बॉडीज, बड़ी बड़ी प्लांट बॉडीज, पर फैली हुई होंगी, थैलस जैसी सारी। अब इस चैप्टर में मैं बहुत सारी ट्रिक्स बताने वाली हूं, क्योंकि हम मेन एग्जाम्पल्स पर से ही क्वेश्चंस आते हैं। चलिए देखिएगा, इसकी ट्रिक ये है कि मैं आपको आकर बता रही हूं, यूसी तुमने देखा, कल मैंने यूएस फिल्म में यानी हॉलीवुड में अपना सीवी दिया। क्या है ट्रिक, यूसी कल मैंने क्या किया है, यूएस फिल्म में अपना सीवी दिया। देखो, यू मतलब यूनिसेल्यूलर, C2 मतलब क्लमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, हालांकि क्लोरेला यहां एनसीईआरटी में नहीं लिखा है पर पूछते हैं। कल मतलब केल्प, मैंने मतलब ये मैसिव प्लांट बॉडी बनाएगा। यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा, फिल्म मतलब ये है फिलामेंटस फॉर्म्स, और CV मतलब कॉलोनियल है, वॉलवॉक्स। तो इसे आपको लर्न करना होगा, उसके बाद इसको राइट डाउन करना। तो 1 2 3 4 और एक 5 लिख लो, ट्रिक, और 5 लाइनें छोड़ दीजिए, ट्रिक और 5 लाइन्स छोड़िएगा। इन्हें ट्रिक से याद करिए, आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसी स्पाइरोगायरा आता है, SUS फिल्म फिलामेंटस, CV कॉलोनियल वॉलवॉक्स, बहुत काम आता है। चलो यहां पे ना क्लोरेला भी लिख लो, क्लोरेला, क्लमाइडोमोनास क्लोरेला, भले ही एनसीईआरटी में नहीं दिया बट बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोरेला। चलिए अब देखो, एनसीईआरटी के कुछ डायग्राम्स दिखा रही हूं और आपको ट्रिक भी बताऊंगी फिर इनको याद करने की। देखिए 3 ग्रुप्स होते हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। इसी सीरियल ऑर्डर में बार बार पढ़ेंगे। क्या क्या बोला मैंने, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। पहले जिन पे पुरानी एनसीईआरटी है उसमें तो ये डायग्राम है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी के। अब जो नया एडिशन है उसमें इसे हटा दिया। एक्चुअली ये क्लमाइडोमोनास का एग्जाम्पल है, फोटो है, और क्लमाइडोमोनास को प्रोटेस्टा किंगडम में डालते हैं, तो अब इसे यहां से हटा दिया गया है। और ये कारा का फोटो है, कारा, ये अभी भी ग्रीन एल्गी है, बिल्कुल है,
लेकिन इसका डायग्राम अब 12th क्लास के रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में है, क्योंकि इसे भी यहां से हटा दिया गया है। इन दो डायग्राम को हटाकर एक नया डायग्राम ऐड करा है, अभी दिखाऊंगी यूडोरिना का, अभी आपको बताऊंगी यूडोरिना का एक अलग डायग्राम ऐड कर दिया है। यहां पर 3 डायग्राम्स बनाए गए हैं और यहां पे 2 डायग्राम्स, अभी अपन ट्रिक से इनको याद करेंगे। चलिए हेडिंग लिखिएगा रिप्रोडक्शन इन एल्गी, लिखिए रिप्रोडक्शन इन एल्गी, रिप्रोडक्शन इन एल्गी। अब एक फ्लो चार्ट जैसा बना लो, रिप्रोडक्शन इन एल्गी। हमेशा अपन ने 3 तरह का रिप्रोडक्शन पढ़ा है फंजाई में भी, कौन कौन सा? वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, लिख लो, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। हाँ, लेकिन मैंने आपको बताया है कि अगर स्पोर बन रहे हैं बाकायदा तो उसे एसेक्सुअल में अपन ने रखा था, फंजाई में भी यही किया था, और फ्रैगमेंटेशन, फिजन, बडिंग को वेजिटेटिव में डाला था, अदरवाइज दोनों सेम होते हैं। चलो अब यहाँ पे बडिंग फिजन होगा क्या? वो तो सिंगल सेल्ड में होता है, यहाँ तो सिंगल सेल्ड वाले भी उठा के अपन ने प्रोटिस्टा में डाल दिए, यानी वेजिटेटिव कैसे होगा? तीसरा तरीका क्या पढ़ा था फंजाई में? फ्रैगमेंटेशन, लिखिएगा बाय फ्रैगमेंटेशन, बाय फ्रैगमेंटेशन। बिल्कुल इजी है, मैं कंपेयर कर करके पढ़ा रही हूं। फंजाई के बाद ही एल्गी आए हैं, मोनेरा से प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा से फंजाई, फंजाई से एल्गी, फिर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट ऐसे आएंगे। चलो अब इसका मतलब लिख लीजिए ब्रैकेट में। फ्रैगमेंटेशन का क्या मतलब होता है? कि बॉडी का एक पीस टूट के पूरी नई बॉडी बनाता है। लिखिए ईच फ्रैगमेंट डेवलप्स इनटू थैलस, ईच फ्रैगमेंट डेवलप्स इनटू, भाई वैसे तो अडल्ट होना चाहिए पर इसका अडल्ट बॉडी कैसी है? थैलस, तो डेवलप्स इनटू थैलस, डेवलप्स इनटू थैलस। अब एसेक्सुअल में क्या होगा? स्पोर्स बनेंगे। मुझे बताओ कितने तरह के स्पोर्स पड़े थे फंजाई में? एसेक्सुअल 3, कौन कौन से? जूस्पोर, स्पोरांजियोस्पोर्स और कोनिडिया। जूस्पोर और स्पोरांजियोस्पोर दोनों लोअर फंजाई में बने थे। इनमें से जूस्पोर मोटाइल थे, स्पोरांजियोस्पोर नॉन मोटाइल थे। स्पोरांजियोस्पोर को एक और नाम क्या दिया था? एनसीईआरटी का वर्ड था ए से, ए प्लानोस्पोर्स, ए प्लानोस्पोर्स। तो यहां पर मोस्टली जो बनते हैं वो बनते हैं मोटाइल वाले जूस्पोर्स। चलिए लिखिएगा, लिखिएगा मोस्ट कॉमन जूस्पोर्स। और भी स्पोर्स बनेंगे पर मोस्ट कॉमन जूस्पोर्स, जूस्पोर्स। बताओ माइटोसिस से बनेंगे कि मियोसिस से? माइटोसिस से, माइटोस्पोर्स हैं ये, माइटोस्पोर्स। ऑफ कोर्स सेम बात है। बोलिए फ्लैजिलेटेड या नॉन फ्लैजिलेटेड? फ्लैजिलेटेड। मोटाइल या नॉन मोटाइल? मोटाइल। फ्लैजिलेटेड, मोटाइल। एंड ऑन जर्मिनेशन क्या बना देंगे? ये नया पेड़। यहां फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनेगी, फ्रूटिंग बॉडी फंजाई का कैरेक्टर है। ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट, गिव राइज टू न्यू प्लांट। कुछ नहीं है, बेसिकली क्या होगा? एक एल्गी है, उसमें से कोई एक सेल जूस्पोर बना लेगा, वो स्ट्रक्चर फटेगा, जूस्पोरांजिया, जूस्पोर बाहर निकलेंगे, वो जूस्पोर कहीं पे लैंड करेगा और माइटोसिस से डिवाइड कर करके फिर से अडल्ट बना देगा। खुद भी माइटोसिस से बना है, अडल्ट भी माइटोसिस से बनाएगा। एल्गी हैप्लॉइड होते हैं फंजाई की तरह, तो माइटोसिस से ही जूस्पोर बना है, वो भी हैप्लॉइड होगा, डिवाइड करता जाएगा माइटोसिस से 1 से 2, 2 से 4, पूरी नया पेड़ बना देगा। सब कुछ माइटोसिस हो रहा है। चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनता है? गैमीट्स, गैमीट्स, सेक्सुअल स्पोर, गैमीट्स, और गैमीट्स फिर फ्यूज करते हैं। चलिए लिखिएगा थ्रू फ्यूजन ऑफ, ऐसा लिखो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट एंड फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स। पहले फॉर्मेशन होगा गैमीट्स का, फिर उनका फ्यूजन हो जाएगा, फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स। इसे ही तो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं अपन। और गैमीट्स बनते टाइम जरूर यहां पे मियोसिस भी इन्वॉल्व होगा, है ना, तभी सेक्सुअल होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, फ्यूजन ऑफ गैमीट, यानी फ्यूजन ऑफ गैमीट से क्या बनेगा? जाइगोट। लेकिन एम्ब्रियो यहां
नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा वो सब पढ़ेंगे अपन। लिख लो नॉन एम्ब्रियोफाइटा, वो डिटेल्स बाद में पढ़ाऊंगी। नॉन एम्ब्रियोफाइटा एक्चुअली पता है इसमें क्या होता है, मोटा मोटा बता रही हूं। ये मान लो एक गैमीट बना, ये गैमीट बना। गैमीट हमेशा हैप्लॉइड बनते हैं, ये फ्यूज करके हमेशा जाइगोट बनाएंगे जो डिप्लॉइड होगा। पर अडल्ट कैसा बनाना है, हैप्लॉइड, तो जाइगोट में मियोसिस होगा। जाइगोट में जैसे ही मियोसिस होगा हैप्लॉइड 4 सेल्स बन जाएंगे। अब इनमें माइटोसिस होता जाएगा, माइटोसिस हो होकर 1 से 2, 2 से 4 पूरी अडल्ट बॉडी बन जाएगी। मुझे बताओ अगर अडल्ट बॉडी हैप्लॉइड है तो गैमीट किस डिवीजन से बने होंगे, माइटोसिस से। हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाना है, गैमीट बनते टाइम माइटोसिस होता है, फिर फ्यूजन होके जाइगोट बनता है। जाइगोट में मियोसिस होगा क्योंकि अडल्ट का हर सेल हैप्लॉइड बनाना है, जाइगोट डिप्लॉइड है तो क्या डिवीजन होगा, मियोसिस। जाइगोट में मियोसिस होता है तो उसे क्या बोलते हैं, जाइगोटिक मियोसिस। लिख लीजिए, एल्गी में मिलता है जाइगोटिक मियोसिस। दोबारा पढ़ेंगे, साइकिल फिर से बनाएंगे अगली क्लास में। जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस, ये सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये जरूरत नहीं। यहां पर एक चीज लिख लो बस, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दी है, ए सेक्सुअल स्पोर में लिख लो। ए सेक्सुअल स्पोर में ए प्लानोस्पोर्स यानी नॉन मोटाइल, ए प्लानोस्पोर्स जो नॉन मोटाइल है मे बी फॉर्म्ड, और एक चॉइस आएगी तो क्या लगाओगे, जूस्पोर्स। एल्गी मतलब जूस्पोर्स। कोनिडिया बनेंगे क्या, कोनिडिया का नामो निशान नहीं है, कोनिडिया नाम नहीं लिया मैंने। यहां एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर वो शब्द यूज नहीं किए मैंने, यहां मैं गैमीट वर्ड यूज कर रही हूं, हायर ऑर्गेनिज्म। चलिए अब गैमीट्स कैसे कैसे हो सकते हैं, लिखिए, नेक्स्ट फ्लो चार्ट बनाइए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट्स में बी, लिखिए फिर से एक और फ्लो चार्ट बना लो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमा गैमीट्स कैन बी, गैमीट्स कैन बी, गैमीट्स कैन बी। अब ऐसे करके फ्लो चार्ट बनाइए। 3 तरह के गैमीट्स बताए थे, या तो दोनों बिल्कुल सेम है आइसोगैमस, या दोनों अलग है एन आइसोगैमस, या एक बड़ा लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल छोटा मोटाइल मेल तो ऊगैमस। लिखिए आइसोगैमस, एन आइसोगैमस एंड ऊगैमस। लिखो आइसोगैमस, एन आइसोगैमस, ऊगैमस। अब एन आइसोगैमस में लिखो फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स, क्या लिखूं, सिमिलर इन साइज या डिससिमिलर इन साइज, मैं एन आइसो में लिखवा रही हूं, डिससिमिलर इन साइज। लिखिए फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स डिससिमिलर इन साइज, डिससिमिलर इन साइज। एग्जाम्पल, अब ध्यान से सुनो, अगर भूले भटके किसी के पास पुरानी एनसीईआरटी है तो यहां क्लमाइडोमोनास का एग्जाम्पल दिया गया था, पर क्लमाइडोमोनास यूनिसेल्युलर है, अब इसको किसमें डाल दिया, प्रोटेस्टा, तो यहां से इसका एग्जाम्पल हटा दिया, तो इसका डायग्राम भी हटा दिया, इसका यहां से एग्जाम्पल भी हटा दिया। अब लिखा है यूडोरिना, लिखिए यूडोरिना, EU मतलब यू, यूडोरिना। क्या लिखा है, यूडोरिना, एक ग्रीन एल्गी है, इसमें जो दोनों गैमीट्स बनते हैं, एक बड़ा एक छोटा, हालांकि दोनों मोटाइल होते हैं, इसीलिए एनाइसोगैमस। चलिए ऊगैमस में लिखिएगा फ्यूजन बिटवीन, फ्यूजन बिटवीन 1, एक कैसा है, लार्ज नॉन मोटाइल यानी स्टैटिक फीमेल गैमीट। यहां फिक्स है कि फीमेल वाला बड़ा होगा, नॉन मोटाइल होगा, मेल वाला छोटा होगा, मोटाइल होगा, हमारी तरह, एग और स्पर्म की तरह। 1 large non-motile static female gamete and a smaller motile male gamete. इसके एग्जाम्पल में कोई चेंज नहीं किया गया है, लिख लीजिए वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। वॉल्वॉक्स पढ़ा है अभी तक कहीं, सीवी कॉलोनियल वाला, कॉलोनी बना के रहता है, सीवी कॉलोनियल फॉर्म है वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स एक ग्रीन एल्गी होता है, फ्यूकस एक ब्राउन एल्गी होता है, दोनों में ऊगैमस देखने को मिलता है। अब आइसोगैमस जो है उसे फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए, आइसोगैमस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए। आइसोगैमस मतलब सिमिलर होगा,
आप पता कर सकते हो कौन सा मेल है कौन सा फीमेल? नहीं पता कर सकते। अब इसमें भी दो कंडीशन हो गई, या तो दोनों सिमिलर हैं और दोनों मोटाइल हैं, या दोनों सिमिलर हैं दोनों नॉन मोटाइल हैं। तो इसके दो क्लासेस करिएगा, फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर साइज और दूसरा नॉन फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर साइज। फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर साइज, दूसरा नॉन फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर साइज। सिमिलर साइज तो होगा ही, आइसो नाम में ही है। अब फ्लैजिलेटेड वाले में पहले एनसीईआरटी में क्लमाइडोमोनास दिया था। समझो, क्लमाइडोमोनास की कुछ स्पीशीज में दोनों गैमीट फ्लैजिलेटेड और सेम होते हैं, कुछ स्पीशीज में अलग अलग होते हैं, साइज अलग होता है। तो दोनों जगह पहले क्लमाइडोमोनास था, दोनों जगह से इस एग्जाम्पल को हटा दिया गया है। अब लिखा गया है यूलोथ्रिक्स। कहीं पढ़ा है यूलोथ्रिक्स? यूएस फिल्म्स, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा फिलामेंटस, धागे जैसे ग्रीन एल्गी हैं, लिखिए यूलोथ्रिक्स। और नॉन फ्लैजिलेटेड सिमिलर साइज में स्पाइरोगायरा, यानी दोनों फिलामेंटस वाले एग्जाम्पल्स लिख दिए गए हैं आइसोगैमस के अंदर। तो जिनकी 2-3 साल पुरानी अगर एनसीईआरटी है, इसीलिए मैंने साथ साथ में यहां कट भी लगाया हुआ है। तो आप देखिए, क्लमाइडोमोनास का डायग्राम भी हटा दिया, क्लमाइडोमोनास को इन दोनों जगह से भी हटा दिया है। पर जहां ग्रीन एल्गी पढ़ाया जाएगा ना एनसीईआरटी में, वहां एग्जाम्पल में अभी भी क्लमाइडोमोनास लिखा हुआ है। तो इसीलिए बड़ा ट्रिकी है, क्लमाइडोमोनास आ जाए बिलोंग्स टू तो प्लांट किंगडम या प्रोटिस्टा किंगडम। अगर प्रोटिस्टा ऑप्शन है तो प्रोटिस्टा लिखेंगे, अगर प्रोटिस्टा ऑप्शन नहीं है तो प्लांट किंगडम एल्गी ग्रुप मानते हैं। चलिए, अब इसके लिए एक ट्रिक बना दी है। ये देखो आइसोगैमस है, दोनों फ्लैजिलेटेड वाले, ये एनाइसोगैमस हैं, और इस तरह से ऊगैमस में फीमेल नॉन मोटाइल, मेल मोटाइल, छोटा बड़ा। यहाँ पे साइज अलग है, पर या तो दोनों मोटाइल होते हैं या दोनों मोटाइल नॉन मोटाइल। यहाँ भी दोनों मोटाइल या दोनों नॉन मोटाइल, और साइज भी सिमिलर होता है। आइसो, एनाइसो और ऊगैमस के डायग्राम्स। चलिए, अब इसकी ट्रिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब चीजों को जोड़ना। चीजें दो चीजें जोड़ती हैं, एक तो फेविकॉल और एक सुई धागे से जोड़ सकते हो। तो इसकी ट्रिक है सुई और फेविकॉल। देखो, सुई मतलब स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, आइसोगैमस, ये सुई बन गया, ठीक है। इसमें दोनों नॉन मोटाइल या नॉन फ्लैजिलेटेड है, इसमें दोनों मोटाइल थे। एन आइसोगैमस में यूडोरेना है, एनसीईआरटी में ऐसी स्पेलिंग लिखी है, अपन ने याद करने के लिए ऐसा बना लिया। और फेविकॉल, फ्यूकस वॉल्वॉक्स ऊगैमस, फ्यूकस वॉल्वॉक्स ऊगैमस, ठीक है। तो ये भी आपका होमवर्क है, पहले लर्न करना सुई और फेविकॉल और उसके बाद इसे लिखना। तो लिख लो ट्रिक, 1 2 3 4 5 लाइंस छोड़ दीजिएगा। ये ट्रिक्स बहुत काम आती है, छोटी छोटी टिप दिमाग में आ जाती है। ऊगैमस पूछते हैं तुरंत फेविकॉल याद आता है, आइसोगैमस पूछते हैं सुई याद आती है, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सेक्स ऑर्गन्स। 5 लाइन छोड़ दीजिए, सेक्स ऑर्गन। अब देखो, बॉडी तो इनकी मल्टी सेल्यूलर है, पर इनका एक एक सेक्स ऑर्गन, यानी जहां गैमीट बनेगा वो एक एक सेल होता है। एक सेल एक ऑर्गन के बराबर बिहेव करेगा। हमारे में तो ओवरी, टेस्टिस पूरा ऑर्गन है, पूरे टिश्यूज का बना है, खूब सारे सेल का बना है। यहां ऐसा नहीं है, एक अपवाद है, कारा, ये जो दिखाया था ना, ये कारा, इसके सेक्स ऑर्गन मल्टी सेल्यूलर बनते हैं। बाकी सारे एल्गी, कोई भी ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, सबके यूनिसेल्यूलर है। और इसके सेक्स ऑर्गन्स के चारों तरफ एक जैकेट बनती है, ये एडवांस्ड कैरेक्टर है, प्रोटेक्टेड। बाकी सब नॉन जैकेटेड होते हैं। लिखिएगा, यूनिसेल्यूलर एंड नॉन जैकेटेड, यूनिसेल्यूलर एंड नॉन जैकेटेड। भले ही एनसीईआरटी में नहीं दिया, पूछते हैं, एक्सेप्ट कारा। कारा के सेक्स ऑर्गन्स, एक एक सेक्स ऑर्गन बहुत सारे सेल्स का बना है और जैकेट भी होती है, वरना कोई एक सेल सेक्स सेल की तरह बिहेव करेगा और वो गैमीट बना देगा, ये मतलब है। अब लाइफ साइकिल लिखिए, लाइफ साइकिल। अभी मैंने आपको बताया एल्गी हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड, अडल्ट, अभी तो बताया हैप्लॉइड, फंजाई की तरह हैप्लॉइड है, यानी हैप्लॉन्टिक मोस्टली, हैप्लॉन्टिक मोस्टली। और मियोसिस कहां हो रहा था इसमें? जाइगोट में, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। एक्सेप्ट, हैप्लॉन्टिक मोस्टली एक्सेप्ट। लिखिएगा फ्यूकस, ये एक ब्राउन एल्गी है जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है।
कुछ हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी होते हैं, अभी नहीं बताऊंगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फ्यूकस ब्राउन एल्गी है, ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इसका अडल्ट डिप्लॉइड होता है। और कुछ हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी होते हैं जैसे केल्प वगैरह, बट अभी नहीं बता रही हूं, आप कंफ्यूज होंगे। चलिए अब हेडिंग लिखिएगा, क्लासेस ऑफ एल्गी। लिखो क्लासेस ऑफ एल्गी। क्लासेस ऑफ एल्गी, कितनी क्लास बताइए, मैं बार बार नाम ले रही हूं, 3। कौन कौन सी? ग्रीन एल्गी, नहीं उसी सीरियल ऑर्डर में बोलो, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। चलो यहां ध्यान से सुनिएगा। ग्रीन के लिए बोलते हैं क्लोरो वर्ड, तो क्लास क्या हो गई? क्लोरो, और फाइको वर्ड यूज करते हैं एल्गी के लिए, यानी क्लोरोफाइसी। ब्राउन हो गई फियोफाइसी, और रेड हो गई रोडोफाइसी, रेड रोडो, ग्रीन क्लोरो, 2 तो याद रहती हैं, तो तीसरी ब्राउन फियो। क्या क्या नाम हो गए, बोलो मेरे साथ, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। फिर से बोलो, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। इसे आप ऐसे याद रख सकते हो, क्रिस्टियानो पोर्चुगल का खेलने वाला है, रोनाल्डो उसका सरनेम है, तो क्रिस्टियानो पोर्चुगल रोनाल्डो, यानी ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। ठीक है, ये हो गया ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। अब इनके एग्जाम्पल्स हमें लर्न करने, आइए ट्रिक से करते हैं। पहली ट्रिक है, यूएस कॉलेजेस आर वेरी क्लीन, यूएस कॉलेजेस वेरी क्लीन। क्या क्या हो जाएगा? यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस पढ़ा था, स्पाइरोगायरा फिलामेंटस पढ़ा था, क्लमाइडोमोनास सिंगल सेल्ड है, कायरे से प्रोटेस्टा में रख दिया, पर इसके एग्जाम्पल में अभी भी रखा गया इस चैप्टर के अंदर। वी से वॉल्वॉक्स कोलोनियल पढ़ा था, और कारा पढ़ा है जिसकी मल्टी सेल्यूलर जैकेटेड ऑर्गन्स हैं। ये सारे ग्रीन एल्गी हैं। नाउ फियोफाइसी की हमारी ट्रिक है, इतने क्लीन कॉलेजेस हैं तो मैंने सेल्फी ली, कितनी? 2 सेल्फी ली। 2 मतलब बोलो मेरे साथ, डिक्टायोटा, क्या नाम है? डिक्टायोटा। सरगासम, बोलिए सरगासम, एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया एंड फ्यूकस। ये रहा वो फ्यूकस जिसकी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, जिसे हमने अभी अभी ऊगैमस में भी पढ़ा, ऊगैमस में पढ़ा, वोल्वॉक्स और फ्यूकस, ऊगैमस। अब इसकी ट्रिक है कि मैं वहीं रुक गई और मैंने वहां से एक बार पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं, 2 बार पोस्ट ग्रेजुएशन की, यानी पीजी करी। कितनी बार? 2 बार। P2G2, क्या नाम है? P2G2, यानी पोरफायरा, बोलो, पॉलीसाइफोनिया, ग्रासिलेरिया, जेलीडियम। घर पे जोर जोर से बोलना है। चलिए बोलिए, यूएस कॉलेज इज वेरी क्लीन, बोलो, ट्राई करो, यूएस कॉलेज इज वेरी क्लीन, नाम बोलो, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, क्लमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, कारा, कारा। चलिए 2 सेल्फी ली, बोलो, ट्राई करो, डिक्टायोटा, सरगासम, एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया एंड फ्यूकस। P2G2, बोलो मेरे साथ, पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया, ग्रासिलेरिया, जिलीडियम। घबराना नहीं, अभी अपन पहली बार पढ़ रहे हैं, अपन ने फंजाई भी पहली बार पढ़ा था। बोलो क्लैविसेप्स किस में आता है? क्लैविसेप्स फंजाई के किस क्लास में था? हाँ नहीं, फंजाई, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो कि तुम्हें पढ़ना छोड़ना पड़े, मुझे पढ़ाना छोड़ना पड़े, ऐसा कभी नहीं बोलना। एस्कोमाइसिटीज, मेनी रैबिट्स आर कमिंग एट नेहास पार्टी, कमिंग, एस्कोमाइसिटीज। धीरे धीरे याद हो जाता है, पर एक बार लर्न करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब इसके डायग्राम्स जो हैं वो एक बार दिखाती हूं। ये होमवर्क है आपका, इसे आपको लिखना है, लिखिएगा क्लासेस में, क्लासेस लिख के छोड़ दो, अब कुछ लिखवाने नहीं वाली हूं मैं, आप लिख लेना। चलो अब देखो यहाँ पे डायग्राम, यहाँ मैंने दोनों डायग्राम लगा दिए, ओल्ड एनसीईआरटी का भी और न्यू एनसीईआरटी का भी। सारे डायग्राम सेम है, ये ब्राउन एल्गी सेम है, रेड एल्गी भी सेम है। ग्रीन एल्गी में क्लमाइडोमोनास हटा दिया है, कारा का हटा दिया है, उसकी जगह यूलोथ्रिक्स का ऐड कर दिया है। चलो देखो समझो, बहुत मजेदार ट्रिक से बताती हूँ। ये न्यू एनसीईआरटी है ना, न्यू वॉल्वॉक्स नहीं है ये। देखो वॉल्वॉक्स कॉलोनियल था, देखो ये डॉटर कॉलोनीज और ये पेरेंट कॉलोनी, ये डॉटर कॉलोनी, ये पूरी की पूरी पेरेंट कॉलोनी। देखो वॉल्वॉक्स, वॉल्वॉक्स, वी बन गया। डायग्राम पहचानने का तरीका, ठीक है, आज करना है ये घर पे जाके, इस पीडीएफ में से देख के अपनी एनसीईआरटी में लिखना, वी बन गया। यूलोथ्रिक्स,
ये यू बन गया। कितना इजी है, पहचान लिया, यूलोथ्रिक्स और वॉल्वॉक्स। चलो अब दिखाती हूं आपको दूसरा। अब यहां पे दिखा रही हूं मैं आपको, सेम डायग्राम्स है। देखिए ये लैंप जैसा दिख रहा है ना, ऐसी तो बनाते हैं लैंप, लालटेन। लैंप मतलब लैमिनेरिया, ये रहा देखो, ये दिखा है लैमिनेरिया, ब्राउन लैमिनेरिया। लैंप से याद रख लेना, लैंप से। अब देखो ये, इसे हम याद रखेंगे एफडी। एफडी कराते हैं ना बैंक में, एफडी। ये देखो फोर्क जैसा, कांटे जैसा दिख रहा है, फ्यूकस, फोर्क जैसा फ्यूकस, फोर्क जैसा फ्यूकस। ये देखो, लेबलिंग पे मत जाओ अभी, वो नहीं पढ़ाई। फोर्क, एफ याद रह जाएगा तो ये इसी का और फैला हुआ रूप है। डी, ये है डिक्टायोटा, दो सेल्फी, डिक्टायोटा। ठीक है, तो ये याद रह जाएगा। तो अगला डायग्राम ये आता है। अब ये रेड एल्गी है, देखो ये रिंग जैसा दिख रहा है, पोरफायरिन की रिंग मिलती है हीमोग्लोबिन वगैरह में, पोरफायरिन केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो ये रिंग जैसा है, यानी पोरफायरिन की रिंग जैसा। तो ये है पोरफायरा, पोरफायरा। ये देखो रेड एल्गी, पोरफायरा, इसका डायग्राम। और ये देखो कितनी सारी ब्रांचिंग है, ओहो हो, कितनी सारी ब्रांचिंग, 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 बहुत सारी, मतलब पॉली। पुलिस से याद रखो, पुलिस की एक मेन स्टेशन, बहुत सारी ब्रांचेस, तो बहुत सारी मतलब पॉली, और पुलिस मतलब पॉलीसाइफोनिया का डायग्राम। ये देखो रेड एल्गी, आया समझ? तो V से वॉल्वॉक्स, U से यूलोथ्रिक्स, लैंप जैसा बन रहा है लैमिनेरिया, फोर्क जैसा बन रहा है फ्यूकस, FD से डिक्टायोटा, पोरफायरिन रिंग की तरह है पोरफायरा, और बहुत सारी ब्रांचिंग हो गई पॉलीसाइफोनिया। ये देखिए, बोलो किसका डायग्राम है? वॉल्वॉक्स। किसका डायग्राम है? यूलोथ्रिक्स। किसका डायग्राम है? लैमिनेरिया। किसका डायग्राम है? फ्यूकस। ये क्या हो गया? FD फिक्स डिपॉजिट, डिक्टायोटा। किसका डायग्राम है? पोरफायरिन की रिंग, पोरफायरा। किसका डायग्राम है? इतनी ब्रांचिंग, बहुत सारी, पॉली, पॉलीसाइफोनिया। तो आज क्लासेस, उनके एग्जाम्पल्स, अभी तक जो एग्जाम्पल्स पढ़े हैं वो, और ये डायग्राम्स अपने को टिप्स पर करने। कल इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।